नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस खास पॉडकास्ट में। आज इस वार्ता में हमारे साथ कुछ ऐसे मेहमान हैं जिन्हें शायद आप जानते ना हो, लेकिन इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है अंकिता भंडारी हत्याकांड में। सबसे पहले स्वागत करूंगा सर अवनीश नेगी जी का, जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में सबसे बड़े एडवोकेट रहे हैं, और साथ ही अमृतांशु जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। धन्यवाद। नमस्कार। अंकिता भंडारी हत्याकांड का ट्रायल कोर्ट से 30 मई को फैसला आ गया और तीनों ही हत्यारोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए इस पूरे केस के तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर सबसे बड़ी लड़ाई थी खासकर आपके लिए, अंकिता के न्याय के लिए, जहां एक तरफ जो विपक्षी दल था वो अपनी भूमिका निभा रहा था, सामाजिक कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभा रहे थे, पुलिस अपना काम कर रही थी और सब अपना काम कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी सर, आप दोनों की। तो सर इस जीत को किस तरह देखते हैं आप? हम भी अपनी ड्यूटी की तरह इस केस को निभा रहे थे। हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी और जो विश्वास लोगों का था, सरकार का था, अंकिता के मदर फादर का था, उस विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया और अपनी क्षमता के अनुसार जो भी हमने जी इसमें प्रयास करने थे किए। अब सर ये 2 साल 8 महीना करीबन 2.5 साल तक ये केस चला, इतनी बड़ी न्यायिक प्रक्रिया चली और तमाम गवाह होंगे, बयान होंगे, बहुत लंबी प्रक्रिया थी। लोग कह रहे थे जिस दौरान कि जल्दी न्याय मिले, जल्दी सारी चीज़ें हों, एसआईटी का गठन हुआ, 500 पेजेस से बड़ी रिपोर्ट सबके सामने आई। तो सर इतनी बड़ी न्यायिक प्रक्रिया को सर मैं चाहूँगा कि आप देखने वाले जो दर्शक हैं हमारे, उनके सामने रखें कि क्यों इतना लंबा समय लगा और क्या मुख्य पहलू निकल कर आए इस पूरे मामले में सर। देखिए, लंबा समय के बारे में मैं बताना चाहूँगा जी कि कुछ गवाह जैसे पुष्पदीप थे, 3 दिन 4 दिन उसकी गवाही चली, हफ्ते में 1 दिन लगती है। तो अगर 4 दिन एक गवाह पे लग गया तो वो 1 महीना तो उसमें गया। इसी प्रकार से 12-13 डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स की गवाही जो हुई थी वो प्रोफेशनल्स थे, तो उनका भी बहुत टाइम डॉक्टरों को तो फिर भी निपटा था, टाइम ले हुआ था। लेकिन आईओ उसकी अगर 10 दिन 12 दिन भी समझो तो 2.5-3 महीने तो विवेचक की गवाही में चले गए। जी बाकी गवाह तो 1 दिन में हमने करवा दिया और 11 बजे से अगर कोर्ट शुरू होती है और 5 बजे तक अगर मानो आप, तो एक ही गवाह 1 दिन में हो पा रहा था। तो उस हिसाब से तो हमारा इन टाइम जितने कम समय पे और जितने हमारे द्वारा कोई एडजॉर्नमेंट कभी नहीं। अगर सर कुछ आंकड़े रखें कि कितने गवाह बनाए गए थे, कितनों के बयान दर्ज हुए सर? 97 गवाह थे टोटल, और जो हमारी नज़र में थे, जो महत्वपूर्ण हमने माने, हमने 47 गवाह प्रस्तुत कर दिए थे। एसआईटी द्वारा जो जांच की गई थी इस मामले में, एसआईटी ने जांच के दौरान जितने पहलुओं को छुआ था जी और जितने फैक्ट उसने इकट्ठा किए थे, चाहे वो वीआईपी लोगों का वीआईपी गेस्टों का जो बताया गया था कि गनर वनर के साथ आना, बिल्कुल वो फैक्ट रहा हो, चाहे वहाँ पे रिजॉर्ट का तोड़ना बताया गया हो, चाहे जो घटना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य और पहलू एसआईटी ने इस केस में लाए थे, हमने उन सबको प्रस्तुत किया, किसी भी पहलू को नहीं छोड़ा। जी अमृतांशु जी, आपसे भी सर मेरा सवाल ये है कि अभी सर ने बात छेड़ी रिजॉर्ट की, तो सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आया सर कि जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर, तो कुछ ही घंटों के अंदर साहब उस रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया। लोगों के बीच सवाल ये निकले, वहाँ से आवाज़ ये आई कि साक्ष्य मिटा दिए गए। इसमें कितनी सच्चाई है और कितना ये गलत है, इस पर आप सर अपनी बात रखिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी एडवोकेट को, अब चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो या वो डिफेंस हो, बेसिकली अब मैं प्रोसिक्यूशन की बात करूँगा क्योंकि मैं प्रोसिक्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, भैया को असिस्ट कर रहा था, तो हमें उसी लाइट में काम करना होता है जिसमें इन्वेस्टिगेशन होकर के आई है।
उसी को हमें फॉरवर्ड करना होता है। जी। फॉरवर्डिंग का मतलब ये है कि जिस तरीके का साक्ष्य न्यायालय के आगे जो रेलिवेंट है वो ही हम रख सकते हैं। इररेलिवेंट गवाहों का, इररेलिवेंट फैक्ट्स का साक्ष्य अधिनियम में कोई जगह नहीं है, पहली चीज। अब जहां तक बात आप ये कह रहे हैं कि रिजॉर्ट को तोड़ना, और रिजॉर्ट में क्या, रिजॉर्ट में कोई ऐसा साक्ष्य था कि जिसे टेम्पर्ड करा जा सकता था, जो डिस्ट्रॉय हो सकता था? ऐसा कोई साक्ष्य था नहीं वहां पे कि जिसे टेम्परिंग और जिसका डिस्ट्रॉय होना बैटर से सीधे तौर पर केस से लेना देना नहीं फैक्टिंग इशू से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ऑफेंस जो कमिट हुआ था वो अलग जगह पे हुआ था। जी। जहां पे उसे धक्का दे करके नहर में गिराया गया था मृतका को, वो जगह कोई और जगह थी। जी। रिजॉर्ट में किसी भी टाइप का कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ था। 302, 201 मीन्स आप ये लगाइए कि अगर माना मृतिका को एज पर द फैक्ट्स देखे जाएं कि अगर उसे धक्का दे करके नहर में गिराया गया था और धक्का देने पर जो ऑफेंस कमिट हुआ वो 302 का ऑफेंस कमिट हुआ। जी। मृतिका की उस धक्के से नहर में गिरने के कारण मृत्यु हो गई। उनकी प्री प्लॉटिंग कैसी थी, प्री मेडिटेड प्लॉट क्या था एक्यूज पर्सन का। उसके उपरांत जैसे ही धक्का दे करके एक्यूज पर्सन ने प्लॉटिंग शुरू करी तो वहां पे उन्होंने 201 का ऑफेंस कारित करा। तो मतलब कुल मिला के रिजॉर्ट से लेना देना इस केस का नहीं, अगर जनता ये समझ रही है, जनता अगर ये समझ रही है तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, जो मिसकम्युनिकेशन होता है, आदमी अपने दिमाग की उपज से कोई चीजें लाता है, तो हम उस चीज को माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं रख सकते, चाह कर भी नहीं रख सकते, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन, मैंने पहले भी बोला कि जिस लाइट में इन्वेस्टिगेशन हुआ, जिस लाइट में इन्वेस्टिगेशन होकर के आया, हमने रेलिवेंट गवाह जो थे उन्हीं को रखा। 97 विटनेस से 47 विटनेस कराना, दैट सिंपली मींस कि हमने केवल वो विटनेस कराए जो क्रूशियल विटनेस थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट किरदार भूमिका निभा रहे थे। तो अवनीश सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है, अभी सर ने रिजॉर्ट के सवाल पर अपना स्पष्टीकरण दिया, पूरी सच्चाई क्या है, लेकिन उस रिजॉर्ट में जहां अंकिता काम करती थी उस पर दबाव बनाया गया कि किसी वीआईपी को सर्विस देनी है। अब वो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए जनता के अंदर बड़ा आक्रोश है, आखिर वो व्यक्ति था कौन, क्या कोई राजनीतिक पार्टी से संबंधित था? इस सवाल पे सर मैं जवाब चाहता हूँ आपका। देखिए, इस मामले में तो इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आया था वो सिर्फ ये आया था कि मृतका द्वारा अपने चैट के माध्यम से अपने मित्र को इस बात का उल्लेख उसने अपनी चैट में किया। बिल्कुल। लेकिन अगर वीआईपी पर्टिकुलर कोई अगर बता सकता है तो सिर्फ एक आदमी है, वो पुलकित आर्य बता सकता है, ताकि उसी को इस बात की जानकारी होगी और वही इस बात को बता सकता है। तो पूरी सुनवाई के दौरान उससे पूछा गया सर? नहीं, उससे पूछ ही नहीं सकता, वो कोई विटनेस थोड़ी है जी, वो तो एक मुलजिम है, अभियुक्त है। किसी और सोर्सेज से जानकारी मिली नहीं, तो ये इस सवाल पे कोई भी उसका कोई राइट ही नहीं है हमारा उससे कोई पूछने का। इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन पूछा होगा और अगर तथ्य आ सकता था तो वो उसके फोन से आ सकता था, जो उसने 19 तारीख को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था जी, जिससे उसकी चैट्स की रिकवरी हो सकती थी, जिससे उसके तमाम संबंधों के संपर्कों की बात पता चल सकती थी। चूंकि उसने उस दिन वो डिस्ट्रॉय कर दिया था तो उसकी चैट की रिकवरी नहीं हो पाई। उसका फ़ोन, चूंकि उसने 19 तारीख को ही दूसरा सिम निकाला, दूसरा फ़ोन लिया, नया फ़ोन लिया, उस फ़ोन को जब भेजा गया तो उस पर कोई चैट रिकवरी नहीं हो पाई। इसी प्रकार जब मृतका का फ़ोन भी नहीं मिला था घटना के बाद, तो मृतका के डुप्लीकेट को सिम को निकाल कर डुप्लीकेट फ़ोन पर डालकर उसकी चैट रिकवरी करने की कोशिश की गई थी, तो उसकी भी चैट रिकवरी नहीं हो पाई थी। तो इस बात को भली भांति जानता था मुलजिम पुलकित आर्य, इसीलिए उसने अपने फ़ोन को, क्योंकि अगर वो फ़ोन अगर होता तो एक बड़ा एविडेंस होता सर। वो फ़ोन जानबूझकर फेंका गया जिससे ये तमाम तथ्य कभी भी सामने नहीं आ पाए। क्या आखिर वो व्यक्ति कौन था, क्या था, ये इस मामले में तो ये कभी सुलझ भी नहीं पाएगा, इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे भी नहीं आया और ना बिल्कुल हमारा कोई राइट था उससे इस संबंध में पूछना। अंकिता के माता पिता का सर शुरू से ही ये कहना है, खासकर उनके पिता का, कि अगर मेरी बेटी की मौत हुई है, किसी ने जान ली है, तो मौत के बदले मौत। उम्र कैद की सज़ा मिली, लेकिन जिस तरह से बार बार कहा जा रहा था, जनता कह रही थी, समाज से आवाज़ें आ रही हैं, माता पिता कह रहे हैं कि इसमें उनको फांसी देनी चाहिए, तीनों ही जो दोषी हैं इस मामले में। लेकिन सर फांसी नहीं, उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, साथ में कंपनसेशन की बात करी गई।
तो इस पर सर क्या कहेंगे, क्या ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला था कि फांसी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली तो आखिर क्या कारण था, इस पर सर थोड़ा। देखिए, जी। धारा 302 में दो ही प्रकार की सजा है। पहले तो धारा साबित करना 302 को, बिल्कुल। तो 302 की धारा साबित हुई है, जी। तो उसमें उम्र कैद है या फांसी है। अब रेयर ऑफ द रेयर केस ये माननीय न्यायालय द्वारा नहीं माना गया, लेकिन 302 तो साबित हुआ है, बिल्कुल सर। तभी तो उसे उम्र कैद भी है। और उम्र कैद होना कुछ अब वो वाली उम्र कैद नहीं है कि 14 वो साल भी में आ उनको जाएगा। कठोर कारावास है, वो कठोर कारावास है, उम्र कैद की सजा भी क्योंकि जैसे हम सुनते थे कि 14 साल जी, में आ जाएंगे, लेकिन अब बिल्कुल। वो नहीं है। अब ताउम्र वो जेल में रहेगा। लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट है, हो गया है, और जब तक वो ऐसा जीवित कुछ है नहीं तब तक। ये भी एक बड़ी सजा है, सबसे बड़ी जी। सजा IPC में है। सबसे बड़ी सजा, सबसे कठोर सजा यही लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है, वो आदमी को बहुत तरीके इस से मामले में इम्पैक्ट कोर्ट करती के है। विवेक को हम ये- नहीं चैलेंज कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही कोर्ट का बात, अपना डिस्क्रिप्शन होता है। बिल्कुल सही बात। जी। यहाँ पे वो कोई भी वकील हाथ पकड़ के कोर्ट का नहीं करवा सकता कि आप फांसी दो। बिल्कुल। ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन है, इस कोर्ट के डिस्क्रिप्शन को हम नहीं कर सकते चैलेंज। जी। तो हम मांग कर सकते जी। हैं, और हमने मांग की थी। जी, जो सबसे बड़ी बात है, जितना हम कर सकते थे आप लोग। बिल्कुल। तो अभी सर इसमें 30 तारीख को जब जजमेंट आया इस पूरे मामले में, तो क्या आपके उसके बाद अंकिता के माता पिता से बात हुई है, क्या इसको हाई कोर्ट ले जाने की वो बात कर रहे हैं अपील के माध्यम से, ऐसा कुछ? देखिए, वो स्वतंत्र है इस मामले में। इस मामले में वो पक्षकार, मुकदमे के मुकदमे पक्षकार के दोनों दोनों पक्षकार हैं। दोनों वो को भी एक दोनों- संवैधानिक दोनों- रूप से दोनों को संवैधानिक अधिकार है। दोनों को दोनों- जा सकते हैं, दोनों ऊपर हाई कोर्ट जा सकते हैं। जी, एक अपनी सज़ा कम कराने के लिए जा सकता है, लेकिन इस मामले में सज़ा जितनी ज़्यादा कठोर हो सकती थी, मैक्सिमम हो सकती थी, वो हो सकी, हो गई है। वो हो गई है। जी। तो अभी सर इस तरीके से मैं आपसे ये सवाल और पूछूंगा कि इसमें अब आगे आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ हो पाएगा, जितना माता पिता का जो एक्सपेक्टेशन है उनका? नहीं, हमारे हिसाब से तो टाइट केस है, पूरी तरीके से साबित केस है, और ये ऊपर भी एज इट इज रहेगा। जी। यही उम्मीद है। जो निचली अदालत से निर्णय आया है वही बरकरार रहेगा, ये आपका वही मानना है? बरकरार रहेगा, हमारा मानना यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का आज बातचीत करने के लिए। नमस्कार।